हायर परचेज। हायर परचेज का पहले कंसेप्ट समझते हैं, इसमें क्या होने वाला है, और इसे हायर परचेज क्यों बोलते हैं। हायर परचेज के अंदर क्या होता है कि जो भी हमारे लिए सेलर होते हैं उसे हम लोग वेंडर बोलेंगे। सेलर है उसे मतलब क्या, वेंडर। और दूसरा होता है बायर। दूसरा क्या है, बायर। बायर। तो वेंडर बायर को कोई भी एसेट या कोई भी गुड्स सेल करता है जिसके अंदर जो भी प्राइस होता है, से 1,00,000 रुपीज, वो एक बार में नहीं लेता है, वो मल्टीपल इंस्टॉलमेंट्स में लेता है। मल्टीपल इंस्टॉलमेंट में लेता है। तो इस मल्टीपल इंस्टॉलमेंट में लेता है और एक एक इंस्टॉलमेंट पे करता है। एक एक इंस्टॉलमेंट क्या होता है, पे करते रहता है। तो गाड़ी या जो एसेट्स है उसका पोजीशन बायर को दे देता है, लेकिन उसका जो ओनरशिप है वो ओनरशिप सेलर के साथ रहता है, वेंडर के साथ रहता है। एंड अल्टीमेटली ये ओनरशिप और ये टाइटल, जिसको हम लोग टाइटल बोलते हैं, ट्रांसफर होता है बायर को आफ्टर द पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। जब वो आखिरी इंस्टॉलमेंट पेमेंट करेगा देन बायर बिकम्स द एक्चुअल ओनर। लेकिन हायर परचेज में थोड़ा सिस्टम अलग है कि हम सामने वाले को जब एसेट्स देते हैं, पोजीशन दे दिए, ओनरशिप नहीं है। हमने सेल ऑफ गुड्स एक्ट में या बाद में तुम लोग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में या किसी और भी लॉ में जब हम लोग एसेट्स के बारे में देखेंगे कि जब हमने सामने वाले को पोजीशन दिया और जब तक हम सामने वाले को टाइटल नहीं देते हैं, मींस ओनरशिप नहीं देते हैं, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होता है, तब तक जो रिस्क है वो किसके साथ रहता है, वेंडर के साथ, मींस सेलर के साथ रहता है। लेकिन हायर परचेज में बोल रहे हैं हम टाइटल नहीं दिए ना, सो द रिस्क एंड रिवार्ड, सपोज तुमने हायर परचेज पे गाड़ी खरीदा, ठीक है, गाड़ी या फिर बाइक खरीदा 1,00,000 रुपए का, और बाइक का ईएमआई पेमेंट कर रहे हो। लास्ट ईएमआई के बाद ही तुम उसके ओनर बनोगे, लेकिन उस गाड़ी के साथ जो रिस्क है, यानी गाड़ी खराब हो गया, टूट गया, ठीक है ना, जो भी हुआ, या उसका जो रिवार्ड है, मतलब गाड़ी से जो बेनिफिट मिलने वाला है, वो तुम ही इंजॉय करोगे, वो तुम ही इंजॉय करोगे। सिर्फ तुम्हारे पास ओनरशिप नहीं है। अब जैसे ये ओनरशिप नहीं है तो तुम्हारे दिमाग में और एक बात आएगा, बोले सर ये तो बहुत अच्छी बात है, हम बाइक लेंगे, स्टंट करेंगे, स्टंट में अगर किसी का जान चले जाता तो जाए, फंसेगा कौन, वो कंपनी जिसका ओनरशिप है, क्योंकि हम तो उसके मालिक ही नहीं है। तो देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ, रिस्क, तो रिस्क एसोसिएटेड विद एसेट, मतलब उस एसेट से कुछ भी प्रॉब्लम होता है बेटा उसके लिए तुम ही ओनर हो। कंपनी सिर्फ तुम्हारे उस एसेट्स पे कंट्रोल करता है। इफ यू फेल टू पे ईएमआई और इंस्टॉलमेंट, जो वेंडर है वो अपने कंट्रोल में ले सकता है, जब्त कर लेगा, फॉरफिट कर लेगा, ठीक है ना, जिसे हम लोग हायर परचेज में रिपोज्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रिपोज्ड, उसे रिपोज कर लेगा, ले लेगा। लेकिन तुम ऐसा नहीं बोल सकते कि सर मैं तो ओनर नहीं हूं, लाइसेंस नहीं है, गाड़ी चला रहा हूं, केस देगा, मैं थोड़े हूं। फिर दूसरा चीज, सर जब मेरा गाड़ी नहीं है तो मेरे को नंबर नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होता बेटा। सिर्फ उस गाड़ी के कंट्रोल उनके पास है कि वो चाहे तो उनके ऊपर चार्ज है कि कभी ले सकता है, बट मोटर व्हीकल्स एक्ट में जब जाओगे उसका सेपरेट रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन तुम्हारे नाम पे होगा। कल किसी भी तरह के कोई भी रिस्क अराइज होता है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ तुम ही रिस्पॉन्सिबल रहोगे। क्लियर है क्या? सो ऐसा कभी मत सोचना कि बेलर बेली जैसा एग्जांपल्स ले सकते हो, बट ये बेलर बेली में क्या होता है कि हम सामान रखते हैं बेटा सामने के पास, ठीक है, एंड ले लेते हैं। यहां पर सेल का कंसेप्ट है कि मैं एक्चुअल सामने वाले को सेल करूंगा, बट वो सेल कंप्लीट होगा। सेल कब कंप्लीट होगा? आफ्टर फाइनल इंस्टॉलमेंट। एक तरह से बात कर सकते हो कि रेंट जैसा भी है, क्योंकि जब तक हम यूज कर रहे हैं तब तक एक भाड़ा जैसा दे रहे हैं, और फाइनल पेमेंट पे होने पे हम क्या हो जाएंगे, उसके ओनर। उसी रेंट के वजह से ये हायर आया कि मैं परचेज तो कर रहा हूं बट नॉट इन अ सिंगल शॉट,
परचेज मैं कर रहा हूं मल्टीपल इंस्टॉलमेंट में, और जब तक मैं इंस्टॉलमेंट दे रहा हूं तो मैं ट्रीट कर रहा हूं कि मैं भाड़े पे लेकर यूज कर रहा हूं। क्या यूज कर रहा हूं? भाड़े पे लेकर मैं एसेट बाय कर रहा हूं। इसलिए इस पूरे कॉन्सेप्ट का नाम है हायर परचेज। सो परचेज हैपेंड इन इंस्टॉलमेंट फॉर्मेट। जैसे हम लोग भाड़ा देकर यूज करते हैं, हम लोग ट्रीट वैसे ही करेंगे। जब फाइनल पेमेंट हो जाएगा, देन आफ्टर फाइनल पेमेंट हम लोग उसे क्या समझेंगे? आफ्टर फाइनल पेमेंट कि हम उसके ओनर हो गए। कोई दिक्कत है? अब एक चीज सोच के बताओ, अगर 1 लाख रुपए का प्राइस है, तुम उसे ईएमआई में खरीदोगे और 5 ईएमआई है, ईएमआई 20-20 हजार का आएगा ना, ज्यादा या कम का आएगा? ज्यादा आएगा। 20 में नहीं आएगा, ज्यादा आएगा। मैं मान लेते हैं कि वो 24-24 हजार का ईएमआई दे रहे हो 5 ठो, मतलब तुम टोटल कितना पे कर रहे हो? 1,20,000। 1,20,000। तो 1,20,000 कैसे आ रहा है? 1,20,000 आ रहा है कि सर जो मेरा कॉस्ट है या मेरा जो एक्चुअल सेलिंग प्राइस है, क्योंकि हम ईएमआई फैसिलिटी अवेल कर रहे हैं, हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो बोलोगे नहीं सर, हम तो मोबाइल फोन खरीदते हैं, नो कॉस्ट ईएमआई रहता है, या फिर मैंने लैपटॉप खरीदा, नो कॉस्ट ईएमआई रहता है। तो बेटा देखोगे कि जब कभी भी तुम जीरो इंटरेस्ट पे या नो कॉस्ट ईएमआई पे परचेज करते हो, तो बेटा एक लमसम अमाउंट लेता है। अगर एसी वेसी खरीदे ना, तो 1,800-2,000 तक का प्रोसेसिंग फीस लेता है। क्या लेता है? नाम उसका प्रोसेसिंग फीस है, वो ले क्या रहा है? इंटरेस्ट ही, और कुछ नहीं है। इंटरेस्ट को लेने का तरीका, ताकि तुम्हें जीरो पेमेंट पे, मतलब जीरो इंटरेस्ट पे लगे कि मेरे को यार तो इंटरेस्ट जा नहीं रहा है और हमको मिल जा रहा है। तो उस केस में क्या होगा कि वो जो तुमसे प्रोसेसिंग ले रहा है, वो बेटा बोलो एक तरह से कहीं ना कहीं वो इंटरेस्ट का पार्ट है। अभी ये जो पूरा परचेज करने का कंसेप्ट है, अब जो सेलर है बेटा, वो ये फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करता। इस फैसिलिटी को प्रोवाइड करने के लिए आज एक थर्ड पार्टी आ गया है, जिसे अपने लोग फाइनेंसर बोलते हैं। भैया हमने गाड़ी खरीदा टाटा का, और हमने फाइनेंस कराया बजाज फाइनेंस से, अटको से, बैंक से, ये लोग पैसा देगा। उस केस में वेंडर को पूरा ही मिल जाता है। वेंडर को कोई फर्क नहीं आ रहा है, वेंडर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसीलिए वेंडर को कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि कोई कैश में ले या कोई ईएमआई में ले, वो उतना ही प्राइस लेगा। क्यों? क्योंकि तुम अगर ईएमआई में ले रहे हो और एसबीआई बैंक से लोन करा रहे हो, मतलब तुम्हारा मैटर अब एसबीआई बैंक के साथ है। तुम्हारा उस कंपनी को कुछ लेना देना ही नहीं, कंपनी का पूरा पेमेंट आ जाएगा। इसलिए अगर किसी कंपनी में जाकर बोलोगे भैया हम कैश पेमेंट कर देंगे, ईएमआई में नहीं जाएंगे, वो बोलेगा दोनों के लिए सेम है। तुम ईएमआई में गए तो भी कंपनी को फुल पेमेंट मिलेगा, तुम कैश में भी किए तो भी उतना ही मिलेगा। तो अब बोलोगे सर इसमें बैंक का इंटरेस्ट क्या है, मतलब बैंक का क्या फायदा है? अरे बैंक तुमसे इंटरेस्ट ले रहा है। सर हम तो जीरो इंटरेस्ट पे कराए, प्रोसेसिंग फीस लिया। प्रोसेसिंग फीस क्या है? इंटरेस्ट का नाम बदल के ले लिया। समझ में आया? बट वो लेगा। अभी हम लोग जैसे मोबाइल फोन वगैरह अमेजन वगैरह पे खरीदोगे, बोलोगे सर वहां पर आप चेक कीजिएगा, वहां तो सर प्रोसेसिंग फीस भी नहीं लगता, बट उसमें भी एक प्रोसेसिंग फीस लगता है, जो तुम्हारा फर्स्ट ईएमआई होगा ना उसके साथ ऐड होके आ जाएगा। मान लो 200 रुपया, 250 रुपया, ऐसा एक प्रोसेसिंग फीस रहेगा मोबाइल फोन पे। एंड मोबाइल के केस में तुम ईएमआई कैसे देखोगे? 12 महीने तक, 18 महीने का, 6 महीने का, बस यही ऐसे ही रहता है। 5 साल के लिए नहीं रहता है। समझ में आया क्या? मतलब 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के लिए रहता है। तो उस केस में बेटा कंपनी के साथ भी उसका टाई अप रहता है कि भैया तुम उतना ही में बेचो, अगर कोई ईएमआई में खरीदेगा ना तो हम तुमको इतना कमीशन देंगे। तब वो लोग वहां इंटरेस्टेड है। मैं ये इसलिए बता रहा हूं, कुछ भी फ्री में नहीं आता। अगर तुम ईएमआई में जा रहे हो, मतलब कुछ ना कुछ तुम पे कर रहे हो, तुम अमाउंट पे कर रहे हो, पर वो तुम्हें दिख नहीं रहा है। समझ में आया क्या? सो इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है, कुछ भी फ्री नहीं है। हर एक चीज के लिए हमें पे करना पड़ता है, आइदर इन डायरेक्ट फॉर्मेट और नहीं तो घुमाकर। नहीं तो क्या होता है, चाहे तुम कुछ भी एग्जांपल ले लो इस दुनिया में, हर जगह पे अगर कुछ फ्री में आ रहा है तो उसके कुछ फायदे होते हैं। जैसे मतलब उसके पीछे कुछ होता है। अभी मान के चलो कि हम लोग कोचिंग क्लासेस पढ़ाते हैं, और अगर मैं किसी को फ्री क्लासेस दे रहा हूं 1 वीक का, वो क्या फ्री है? कैसे फ्री नहीं है? एग्जैक्टली वो मेरा एडवर्टाइजमेंट है भाई, वो मेरा इन्वेस्टमेंट है, एडवर्टाइजमेंट है। वो हम फीस में लेंगे, क्योंकि वो एडवर्टाइजमेंट हम बाहर करते तो हमें तो खर्चा करना ही पड़ता।
वो एडवर्टाइजमेंट हम फ्री में पढ़ा रहे हैं, उतने दिन का चार्जेस नहीं ले रहे हैं, ताकि सेल्स एडमिशन बढ़े। फ्री में कुछ नहीं होता। तुम्हें कुछ भी अगर फ्री में दिया जा रहा है तो समझना पड़ेगा कि बेटा कुछ ना कुछ कॉस्ट है, वो तुम्हें पे करना ही पड़ेगा, बट वो तुम्हें अभी दिख नहीं रहा है, इमीडिएटली नहीं दिख रहा है, बट लॉन्ग टर्म में उसे दिखेगा। अब कैसे? जब मतलब विलेज एरिया में या कहीं पे एकदम स्टार्टिंग में कोल्ड ड्रिंक्स या फिर जो फास्ट फूड, इसका क्रेज बहुत ज्यादा नहीं होता है, तो उस वैसे एरिया में, या फिर पहले रेडबुल वगैरह अभी भी होता है, छोटे छोटे जगह पे भी स्पॉन्सर करते थे, हमारे कोचिंग सेंटर में भी आते थे, मतलब 10-12 बच्चे होने से भी आते थे, पिलाते थे, चले जाते थे। करने का क्या है, फ्री में क्यों पिला रहे हैं वो? एग्जैक्टली भाई, टेस्ट पहले तुम्हें दे। मतलब कोई एक नशेड़ी होता है जो खैनी दारू ये सब जो कंज्यूम करता है, पहले पहले जिसको इसका लत नहीं है वो उसे फ्री में ही खिलाते हैं, फ्री में ही पिलाते हैं। उसको लगता है भाई फ्री में मिल रहा है, पी लेते हैं, फ्री में मिल रहा है तो खुद का भी चबा लेते हैं। बट आफ्टर समटाइम्स वो जब वो एडिक्टेड हो जाता है, अब उसे देना बंद कर देते हैं। मतलब मैं कहीं कहीं पे रास्ते में ऐसा भी सीन ऑब्जर्व किया हूं, मान लो कभी चाय पी रहा हूं या कहीं पे खड़ा हूं, क्या कैरेक्टर उभर के आ रहा है पता है? वही किसी से बीड़ी मांग के पी रहा है, समझना मेरा बात, मतलब मजाक वाले हट से सोचना। वो सिगरेट मांग रहा है कि हमको पिला दो, खाना नहीं मांग रहा है, मतलब वो बोल रहा है कि भाई एक तो सिगरेट पिला दो, एंड आकर मांगता है। मतलब क्या? जब वो पहली बार उसको फ्री में ही मिला होगा, तो जैसे फ्री में मिलने के बाद उसे उसका पे करना पड़ता है, एंड पे करने का फॉर्म अलग 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 होगा। जैसे तुम लोगों ने देखा होगा इंडिगो रिवोल्ट, इंडिगो रिवोल्ट हुआ था ना, बंगाल में हुआ था इंडिगो रिवोल्ट। क्या हुआ था उसमें, कुछ याद है क्या? नील विद्रोह। क्या था प्रॉब्लम, क्या था उसमें? जमीन बंजर हो जा रहा था। दो चीज था, पहले क्या हुआ, नील का खेती कोई करेगा नहीं, हायर अमाउंट पे किया जाता है, भाई हम खरीदेंगे, हम खरीदेंगे। बाद में प्रॉब्लम क्या हुआ, नील का खेती करना स्टार्ट कर लिया, उस जमीन में और कुछ दूसरा चीज ढंग का खेती होगा नहीं, अब प्राइस गिरा दिया, अब हम नहीं खरीदेंगे, तुम उस जमीन का कुछ कर भी नहीं पाओगे। समझ में आया क्या? ये जब बहुत लॉन्ग टर्म तक चला, देन उसका हम लोगों ने देखा कि रिवोल्ट होना हुआ कि हम उसका खेती नहीं करेंगे, बंद करना होगा। समझ में आया क्या? वैसे ही ग्रेप्स के लिए था, एक एरियाज में केस है, वहां पे ग्रेप्स कंपनी को, वाइन कंपनी को दारू चाहिए, दारू के लिए ग्रेप्स चाहिए, और ग्रेप्स का साइज छोटा है, भाई उससे तो रस कम निकलेगा, उससे रस कम निकलेगा, उससे दारू कम बनेगा। जब पता है ना, हर तरह के दारू का कॉम्पोजिशन अलग अलग चीजों से एक्सट्रैक्ट होता है। जैसे ये जो ग्रेप्स होता है, इससे कौन सा टाइप का दारू बनता है? ये मेरे को भी ठीक से नहीं पता, आइदर वोडका और विस्की टाइप ऐसा बनता है। जैसे जो रम है वो किसके कॉम्पोजिशन से बनता है? गन्ने का, मोलासिस से बनता है। किससे बनता है? मोलासिस। मोलासिस देखे हो क्या? लास्ट टाइम दिखाए थे ना मोलासिस, कैसे बनता है मोलासिस, कहां से आता है? मतलब कैसे बनता है मोलासिस, है क्या? बोलिए। नहीं, पार्टिकल जो तो बेटा वो पेपर इंडस्ट्री में यूज हो जाता है। दिस इज द मोलासिस। चॉकलेट है, खाया करो। आ गया ये मोलासिस है। ये क्या होता है बेटा, जब गन्ने से गुड़ बनाया जाता है तो उस गन्ने के अंदर जो गंदगी होता है, जो कचरा होता है, जो फेंका जाएगा, वो ये पार्ट है, गंदगी वाला पार्ट, डस्ट। ये क्या है? दिस इज द बाई प्रोडक्ट। और ये, अब ये मत समझो इसको बाद में फिल्ट्रेशन करने के बाद, जैसे हनी मिलता है ना,
वैसे ये डब्बा मार्केट में अवेलेबल है, प्योर मोलासिस, रिफाइंड मोलासिस, ठीक है ना। इसको भी सर्दी खांसी में खाया जाता है, बट वो बहुत रिफाइंड रहता है। इसको यूज करते हैं रम बनाने के लिए, रम वाले लोग इसको यूज करते हैं, मतलब वहां पे एज अ रॉ मटेरियल्स यूज होते हैं। हम लोग ग्रेप्स वाले पे आते हैं, तो ग्रेप्स में क्या हो रहा था, ग्रेप्स को बड़ा करना है, देन हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिड मॉडल दिया गया, बोला तुम्हारे यहाँ पर भाई खेती करो, अंगूर का साइज बड़ा हो गया, जूस ज्यादा निकलने लगा, वाइन फैक्ट्री से महंगे महंगे प्राइस पे खरीदने लगा, अचानक उन्होंने प्राइस ड्रॉप कर दिया, बोला वो नहीं चाहिए, डिमांड नहीं है, हम कहीं और से बाई कर लेंगे। अब उन्होंने बोला ठीक है मत लो। अब उनका जो मिट्टी, उनका जो फर्टिलिटी था सॉइल का, वो चेंज हो चुका था। अब वहां पे ग्रेप्स, हाँ लेकिन खरीदेगा तो सस्ते प्राइस पे, तो किसान को तो कर्जा हो जाता था। तुम लोग बहुत सारे हिंदी स्टोरी वगैरह में पढ़ते होगे, जहां पर किसान के पास खेती करने का भी पैसा नहीं होता है, वो पहले कर्ज पे लेता है, खेती करता है, फसल रेडी होता है तो बेच के पहले उसे देकर आता है ना। उसमें बहुत सारा कहानी है, उसमें से एक किसान का कहानी आता है, शायद मुंशी प्रेमचंद का रहता है, पूस की रात, ऐसा पढ़े होगे, हल्कू नाम का उसमें कैरेक्टर रहता है पूस की रात के लिए। तो बेटा उसके पास अगर खेती वही करेगा तो वो तो खरीद नहीं रहा है, वो तो बर्बाद हो चुका है। तुम अंगूर ग्रेप्स तो उगा रहे हो, लेकिन वो तो मार्केट में चलेगा नहीं, एंड उसके अलावा और कोई खरीदेगा नहीं, बड़ा ग्रेप्स तुम्हें खाने के लिए देगा क्योंकि उसमें अब टेस्ट है नहीं, सब बेकार। तो मतलब हमेशा समझना चाहिए कि लाइफ में अगर फ्री में मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है, तो तुम्हें कल कॉस्ट देना ही पड़ेगा, फ्री में कुछ नहीं होता। अभी जैसे गवर्नमेंट फ्रीवीज बांटता है, लोग लेते हैं, फिर बाद में प्रॉब्लम तो होता ही है भाई, तुम दूसरे तरह से डेवलपमेंट से, तुम्हारे राइट से, किसी के लिए भी, किसी के लिए भी भाई फ्री में कुछ भी नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इंटरेस्ट तो है, वो इंटरेस्ट वो समझना है। और क्योंकि हम लोग कॉमर्स में जैसा सो बाय वन गेट वन फ्री, फ्री थोड़े है यार, क्लियर है क्या। या जाओगे बाय वन गेट वन फ्री, तो देखोगे बगल में जाओगे, हम एक बार गए थे ऐसे ही देख रहे थे, देखते देखते अचानक मैंने एक ट्राउजर निकाला, काउंटर पे गया, बोलते सर दोनों के देने होंगे, हम बोले भाई तो लिखा हुआ बाय वन गेट वन फ्री, बोलते नहीं सर आपने ना गलत रैक से उठाया, फ्रेश अराइवल है। मैं बोला अच्छा ठीक है, फिर गए, देखा हाँ लिखा हुआ है फ्रेश अराइवल, पर हम समझे भाई लॉजिक क्या है फ्रेश अराइवल का, तो पता चला है कि वो जो कॉटन, वो फैब्रिक भाई पिछले 1.5 साल 2 साल से गोडाउन में पड़ा हुआ है, मतलब वो फैब्रिक का दम अब जा चुका है। जो न्यू अराइवल्स है उसका फैब्रिक का कलर, वो स्ट्रॉन्ग बहुत ही अलग होगा, इसीलिए उसमें बाय वन गेट वन फ्री नहीं है। पहले हम लोग देखते थे एवरी वेंसडे डोमिनोज में बाय वन गेट वन पिज्जा फ्री आता है ना। ऐसा क्यों होता था कि वेडनेसडे ही आता था, किसी और दिन क्यों नहीं आता था भाई। हिसाब से तो थर्सडे सेल कम होना चाहिए, अगर हम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से ले, मंगलवार को सेल कम होना चाहिए, है ना। अगर कोई लॉजिक ले तो उस दिन कम होना चाहिए, बिकॉज सम वेजिटेरियन है, नहीं खाते हैं, वेडनेसडे को होता था। क्यों? क्योंकि वो लोग जो मटेरियल प्रोवाइड करते थे, जो मतलब जो पिज्जा बनाने का बेस होता था, मतलब जो उसका डॉग पार्ट होता था, वो उस दिन का एक्सपायरी डेट होता था। एवरी थर्सडे फ्रेश अराइवल आएगा ईच एंड एवरी स्टोर में, मतलब वेडनेसडे को रात 12 बजे के बाद पूरा स्क्रैप में चला जाएगा। स्क्रैप में गया मतलब मुझे उस मटेरियल का भी कॉस्ट रिकवर नहीं हो पाया, तो भाई बेचो ना, एक के बदले दो, जो फेंकना है वहां से कुछ तो कमाई हो। समझ में आ रहा है क्या। अभी तुम लोग अगर कभी चाहोगे, जो अभी सारे जितने ग्रोसरीज है, जेप्टो, फ्लिपकार्ट का मिनट्स, या फिर और भी जो ब्लिंकिट, इनके यहाँ पर बेटा कभी कभी सेल चलता है। क्यों चलता है? दूध, कभी अगर तुम लोग जाओगे, जैसे बिग बाजार में पहले था, पहले किसी किसी के यहाँ पे ना वो लोग शाम को जाते थे और एक साथ, मतलब एकदम गजब का बिजनेस किसी किसी के दिमाग में आता था, शाम को जाते थे, दोपहर में जाते थे, और कम से कम 20-22 पैकेट दूध उठा लाते थे, ले आया, लाके यहाँ पर दूध बेचते थे। क्यों? पता चला कि जो 20 पहले 22 रुपीज का पैकेट होता था, वहां पे 6-7 रुपए में दे दे रहा। क्यों? क्योंकि वो आखिरी एक्सपायरी डेट था, एंड कंपनी का पॉलिसी है जिस दिन उसका आखिरी एक्सपायरी है उस दिन वो स्टोर में नहीं रहना चाहिए, स्टोर से आउट होगा, यानी 12 बजे के बाद एक
एक्सपायर हो जाएगा अगले दिन का, वो प्रोडक्ट हम अगले दिन सेल नहीं कर सकते, आज ही बेचेंगे, सस्ते में बेचेंगे। और वो क्या करता था बंदा, यहां पर लाता था, बोलता कल का डेट छपा हुआ है ना, पूरा दाम दे, एंड वो 2-2 रुपया डिस्काउंट पे बेचता था, मतलब मोर देन 50% प्रॉफिट अर्न कर लेता था। फिर बाद में ये देखे कि जो मिल्क खरीदता था अब पर हेड कंसेप्ट हो गया, मतलब तुम अगर जा रहे हो यू कैन बाई मैक्सिमम 2 पैकेट्स ओनली, उससे ज्यादा तुम मिल्क तुम बाई नहीं कर सकते, और भी बाई करना है तो उतने नंबर चाहिए। वो लोग का जब वो सेल आता था, समझ में आ रहा है क्या? तो यानी जब मेरा स्क्रैप निकालना हो तो डिस्काउंट देते इसलिए देते हैं कि जो उसका कॉस्टिंग पार्ट है वो तो रिकवर हो जाए। तो हायर परचेज में फ्री में कुछ नहीं होता, जो एडिशनल अमाउंट पे करना ही पड़ता है, और वो एडिशनल अमाउंट क्या होता है? इंटरेस्ट। अभी तुम लोगों का मैं फीस बोलता हूं कि 22,000 अपने लोग फीस चार्ज करते हैं, तुम चाहो तो ऐसे इंस्टॉलमेंट में दे दो, बट उसका फाइनेंशियल पार्ट हट जाओ। मान के चलो कि वो 5,500 हम किसी को दे रहे ले रहे, और वो ओवर द पीरियड ऑफ 4 मंथ्स में ले रहे। अब अगर किसी ने बोला नहीं सर हम पूरा का पूरा अपफ्रंट अभी पेमेंट कर दे, तो क्या कुछ भी डिस्काउंट मिल जाएगा? तो मैं कैजुअली, एक तो आंसर होगा कि विदाउट फाइनेंसिंग, मैं बोलूंगा नहीं यार एक ही तो बात है तुम दो, पर लेकिन सोच के देखो कि अगर वो मुझे एक बार में पेमेंट करता है, इट मींस ही पेइंग 15,000 या 16,500 एक्स्ट्रा, जिसपे कि मुझे अगले 3 साल तक इंटरेस्ट 3 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा, समझ में आया ना? और 15,000 पे 10% का ब्याज भी मानकर चलते हैं, समझ में आया? तो 1,500 होता है। 1,500 को अगर हम 3 महीने के कंपेयर में भी देखते हैं तो 300 रुपया होता है, लॉजिकली समझना। तो अगर कोई पूरा का पूरा अपफ्रंट पेमेंट करता है, उसे वो 300 का डिस्काउंट मिलना चाहिए कि नहीं? हिसाब से मिलना ही चाहिए। और सामने वाला अगर नहीं मिलेगा तो वो क्या करेगा? बोलेगा सर कोई बात नहीं है, हम तो ईएमआई में ही देंगे 5,500 करके, बाकी पैसा हम बैंक अकाउंट में रख लेते हैं। मेरा बात लॉजिक समझ में आ रहा है क्या? तो अगर बायर ही हायर पर, मतलब बायर ही ईएमआई का ऑप्शन देता, बायर ही, तब उसके पास जब तुम जाओगे ना, बोलोगे हम कैश में लेंगे, तो देखना प्राइस कम कर देगा, बोलोगे हम ईएमआई में लेंगे तो बोलेगा कम नहीं होगा। क्लियर है क्या? अरे दुर्गा पूजा वगैरह के टाइम पे देखोगे घर घर में आकर कुछ लेडीज साड़ी सेल करती हैं, घर में आके देती है, पता चलता मार्केट से 100 रुपया प्राइस ज्यादा है, समझ में आया क्या? लेकिन फिर भी खरीद लेती है। क्यों खरीदती है पता है? अगर साड़ी 2,000 का है ना, उसको 2,000 आज नहीं देना है, इस महीने 500 देना है, अगले महीने फिर आएगी तो देना है, उसके अगले महीने आएगी तो भी देना है। एंड ये लोकल ऐसे भी बिजनेस चलता है। हाँ एकदम, जैसे किसी को शर्ट खरीदना है, वो तुमको घर पे देके आएगा, पैसा भी एक बार नहीं लेगा। तो तुमको तो पता होना चाहिए कि भाई वो अगर 2,000 की साड़ी वो ऐसे बेच रहा है, इसका मतलब मार्केट में जाएंगे तो अगर उसको तुरंत बोलेंगे नहीं आज ही 2,000 ले लो, वो मेरे को कम करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। क्यों? क्योंकि वो मेरे से इंटरेस्ट पोर्शन भी ऐड करने के बाद वो फैसिलिटी मुझे प्रोवाइड कर रहा है, वो उसके साथ मिक्स किया हुआ है, समझ में नहीं आ रहा है। डन। अभी जब हायर परचेज में जाते हैं, जिस प्राइस पे एक्चुअल में सेल होना चाहिए उसे हम बोलते हैं कैश प्राइस। क्या बोलते हैं? और लाइक 1,00,000, और जितना हम टोटल पे करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं हायर परचेज प्राइस। और इन दोनों के बीच में जो इंटरेस्ट होता है उसको बोलते हैं एचपी इंटरेस्ट। 1,20,000 माइनस 1,00,000 इंटू 20,000 इंटू 20,000। कोई दिक्कत है इसमें? आगे देखो, जब तुम खरीदने के लिए कोई भी एसेट जाओगे ना, सामने वाला बोलेगा पहले अपने पॉकेट से भी कुछ पेमेंट कीजिए, दैट इज कॉल्ड डाउन पेमेंट। ईएमआई अब अगले महीने से दीजिएगा, अगले साल से दीजिएगा, जो भी तुम्हारा टर्म रहेगा, लेकिन आज कुछ तो पैसा कैश में दीजिए, उसको हम लोग बोलते हैं डाउन पेमेंट। हम लोग बोलते हैं ना 1,00,000 का एक बाइक खरीदने जाओ, 15,000 रुपया दो, बाइक तुम्हें दे देगा, सो 15,000 इज व्हाट? डाउन पेमेंट। तो यहां पर एक न्यू कंसेप्ट है विच इज नोन एज डाउन पेमेंट, जो भी रह सकता है, मिनिमम अमाउंट पेमेंट। अभी तुम लोग अगर जाओगे बोलेगे नहीं सर हम तो अमेजन वगैरह पे मेरा अलग अलग कार्ड है, उसमें तो 0 डाउन पेमेंट का कंसेप्ट। हाँ बेटा हो सकता है, जो बिना पैसे लिए भी सेल कर सकता है, लेकिन एक डाउन पेमेंट का कंसेप्ट होता है। तो जो हमारे लिए
इंस्टॉलमेंट होता है, बट हर इंस्टॉलमेंट में कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट, मतलब कॉस्ट, नॉट कैश प्राइस लिखो इसको, अच्छा है, कॉस्ट प्लस इंटरेस्ट होता होगा कि नहीं, हर ईएमआई में होता होगा। तो पहला काम हमें क्या करना है, पहला काम हमें यही करना है कि हायर परचेज प्राइस से जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट को सेग्रीगेट करना। जब सेग्रीगेट करने जाएंगे तो पता चला कि हमने 1 लाख का एक एसेट खरीदा और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, तो पहले साल मुझे 10,000, मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, 1 लाख का 10% कितना होता है 10,000, और हम 5 ईएमआई में पे करेंगे, तो हमने 20,000 तो ईएमआई का देंगे कॉस्ट, और मेरा 10,000 का इंटरेस्ट हुआ, तो हम सामने वाले को कितना पेमेंट करेंगे 30। अगले साल के लिए ड्यू अमाउंट कितना हो जाएगा 80, क्योंकि मैं 20 पे कर दिए। अगले साल 80 का 10%, 8,000 रुपया हमारा होगा इंटरेस्ट, और 20,000 हो गया प्रिंसिपल, हम 28 पे करेंगे। उसके बाद वाला साल ड्यू अमाउंट होगा 60, हम 60 पे 10% 6,000 प्लस 26 पे करेंगे। उसके बाद वाला साल में आएगा 40, देन 4,000 प्लस 24 पेमेंट करेंगे। उसके बाद वाला साल में 20,000 का 10% 2,000 प्लस 22,000 खत्म। कहीं ना कहीं इंटरेस्ट ग्रेजुअली कम रहे कि नहीं, कम रहे, बिकॉज ड्यू अमाउंट अगर घटता है इंटरेस्ट को भी घटना पड़ेगा, ड्यू अमाउंट घटता है तो इंटरेस्ट को भी घटना पड़ेगा कि नहीं, घटना पड़ेगा, रिड्यूस होना पड़ेगा। तो क्या क्या पॉइंट इसमें आ गया, कैश प्राइस, हायर परचेज प्राइस, इंटरेस्ट, डाउन पेमेंट। हायर परचेज और एक है तुम्हारा इंस्टॉलमेंट सेल। हायर परचेज में क्या होता है, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करते, बट अगर हम इंस्टॉलमेंट सिस्टम में जाते हैं ना, सब कुछ ओनरशिप वगैरह सब कुछ ट्रांसफर कर देते हैं। एक बार तुम लोग इस घर में इसको पढ़ सकते हो। अभी एक क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन को पहले देखते हैं, एनालाइज करते हैं। X purchase a car on hire purchase system on 1/1/2021, अच्छी बात है। The total cash price of the car कितना है 4,50,000, पेबल 90,000 का डाउन एंड 3 इंस्टॉलमेंट, पहला 170, दूसरा 150, तीसरा ये एट द एंड ऑफ द फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर, मतलब कितने साल का ईएमआई मिल रहा है 3 साल में देने को मिल रहा है। इससे हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, इंटरेस्ट, क्या करना पड़ेगा इंटरेस्ट। तो यहां पर लिखोगे तो बैक कैलकुलेशन करना पड़ेगा। पहला सम्स में ही ऐसा क्यों डाल दिया, चलो कोई बात नहीं है। नीचे लिखो कैश प्राइस 4,50,000 लेस डाउन पेमेंट 90, 3,60,000, 3,60,000। देन अभी इंटरेस्ट मुझे किस पे करना पड़ेगा 3,60,000 पे करना पड़ेगा। नीचे लिखेंगे एड इंटरेस्ट, कितना 10% ऑफ 3,60,000, कितना आएगा, टोटल ऐड करने पे कितना आ जाएगा 3,96,000 है ना। लिखेंगे लेस फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, लेस फर्स्ट इंस्टॉलमेंट्स, कितना फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 170, माइनस करने के बाद बताओ करो ऐड इंटरेस्ट 22,600, ऐड करने पे कितना आएगा 4,248,600। लिखेंगे लेस सेकेंड इंस्टॉलमेंट,
1.5 लाख है ना, 1 लाख माइनस करने पे कितना आएगा, 98,600। अभी फिर से यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एंड इंटरेस्ट एट द रेट 10%, कितना आएगा 9860। लेकिन मैं एक चीज बताता हूं, ऐसे करना, लेकिन करने के बाद अमाउंट इतना ही आना चाहिए, 108,460, 108,460 आ रहा है। मैं बोल रहा हूं बाई चांस ये नहीं आता, मान लो ये आता 9840, ये आ जाता मान के चलो 10,200, कुछ भी आता, बट हमें लेना इतना ही है, मतलब कि ऐड करने पे इतना हो, यानी लास्ट वाला अगर मैच नहीं करता है तो लास्ट वाले को हम बैलेंसिंग फिगर लेते हैं, क्या लेते हैं, उसको हम परसेंटेज पे मापते नहीं है, बट इस केस में अच्छा सम से मैच कर गया। नीचे लिखेंगे लेस थर्ड इंस्टॉलमेंट 108,460, देखो पूरा पेमेंट हो गया 460, ये हो गया नील, क्या हो गया, इसको कॉपी कीजिए, इसका लेजर भी दिखाएंगे अभी। इसी सम्स को करते हैं, क्या खरीदा था उससे, कार, तो यहाँ पे दो पार्टी हैं, एक ने कार खरीदा किससे, वेंडर का नाम नहीं पता, मान ले कोई भी वेंडर है, वाई कहाँ लिखा हुआ, हाँ कुछ भी मान ले सकते हैं वेंडर। तो अभी हम लोग एक एंट्री करेंगे, जर्नल एंट्रीज, परचेज का डेट दिया हुआ है क्या, देखो, छोटा छोटा दो लेजर खोल लो, एक पेज में हो जाएगा ये, दो लेजर, सबसे पहले जो बुक्स है परचेजर का, इन द बुक्स ऑफ एक्स, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, हु इज एक्स हायर परचेजर। इसके लिए दो अकाउंट बहुत मैटर करता है, पहला है वेंडर अकाउंट जिसने उसे बेचा, और तीसरा है दूसरा है कार अकाउंट जो कि वो खरीद के लाया, बिकॉज कार उसके लिए एसेट है, उसके लिए दो लेजर ओपन होगा, दो लेजर ओपन करना है। परचेजर हो, आपने कार खरीदा, कार खरीदने का जनरल एंट्री क्या करोगे, कार अकाउंट डेबिट टू सेलर, मतलब कार अकाउंट डेबिट टू वेंडर, कार अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, या वेंडर का नाम नहीं है तो वेंडर ही लिखेंगे, हायर वेंडर उसको बोलते हैं, तो क्या होना चाहिए, या इसका नाम वेंडर लिखो या इसका नाम हायर वेंडर लिखो, तो मेरे लिए क्या होगा, कार अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। अच्छा एक डेट का कॉलम कर ही लेते तो अच्छा होता है, फ्रैक्शन डेट लिखो, तो हम लोग कार में लिखेंगे 1/1/2000 क्या है 21, टू हायर वेंडर, कितने में खरीदे 4,50,000 में कार खरीदे, 4,50,000 है तो कार, कार अकाउंट में एंट्री किया, हायर वेंडर में क्या होगा 1/1/2021 बाई कार अकाउंट कितना, परचेज का एंट्री बोलिए, कार परचेज का जनरल एंट्री, कार अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, लेजर पोस्ट कीजिए, कार अकाउंट में जाएगा टू हायर वेंडर में जाएगा बाई कार, वही तो मैं लिख रहा हूं, आप लोग एंट्री मन मन में पास करके लेजर पोस्टिंग कीजिए।
ठीक है, अब आगे देखिए, जैसे कार खरीदने का काम हुआ, पहले तो डाउन पेमेंट दिए, डाउन पेमेंट करने का एंट्री क्या होगा? अंकिता बताओ, डाउन पेमेंट करने का एंट्री बताओ, तुमने डाउन पेमेंट किया, उसका जनरल एंट्री बोलो। प्रियांशु बोलो। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, डाउन पेमेंट का एंट्री। कैश अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। कैश आ रहा है ना जा रहा है? कैश डेबिट कैसे बोल दूं? पहले तो कैश पे ही सवाल उठ जाएगा। तुमने तो कैश पेमेंट किया तो पैसा तो जाना चाहिए, तो कैश डेबिट कैसे कर बोल दे रहे हो? रेक्टिफाई करके एंट्री बोलो। रवि बताओ। डाउन पेमेंट किया, बस उसका एंट्री समझो ना क्या है, किसको पेमेंट किया? डाउन पेमेंट किसको दिया? वेंडर को दिया। तो पेमेंट टू एक्स, पेमेंट टू वाई, पेमेंट टू जेड, पेमेंट टू राम श्याम मोहन, क्या एंट्री करते हैं? वेंडर टू कैश। इतना टाइम लगा रहे हो, वेंडर टू कैश डेबिट कैसे बोल देते हो? डर के मारे इसलिए बोल दिया भाई, इतना भी मत डरो। देखो तो क्या हो जाएगा, 1/1/2021 टू कैश। देवांश बोलो, समझ में आ रहा है क्या? या बैंक, अरे वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश, तो वेंडर में टू कैश, अब बोलोगे कैश में बाय वेंडर, कैश का तो लेजर हम ओपन ही नहीं किए, तो उसका एंट्री करने की जरूरत नहीं है। कितना डाउन पेमेंट दिए थे? लिख देंगे 90,000। डाउन पेमेंट करने के बाद पहला इवेंट क्या आएगा राजू? डाउन पेमेंट के बाद पहली बार क्या होगा? एक साल के बाद पहला घटना क्या घटेगा? नहीं, इंटरेस्ट चार्ज होगा। इंटरेस्ट क्या करना पड़ेगा? चार्ज करोगे ना, कब? एक साल के बाद, मतलब वेंडर चार्ज करेगा, तुम परचेजर हो तो तुम्हारे लिए इंटरेस्ट एक्सपेंसेस होगा ना लॉस होगा? मतलब इनकम होगा ना लॉस होगा? खर्चा होगा, लॉस होगा, एक्सपेंसेस होगा। एंट्री बताइए, इंटरेस्ट का ड्यू एंट्री बताइए। हाँ, वेंडर टू वेंडर, क्यों? इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो मेरे पास, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिटेड, एंड टू वेंडर, इंटरेस्ट का तो लेजर खोले नहीं है, तो वेंडर में लिखेंगे बाई इंटरेस्ट, डेट होगा 31 दिसंबर 2021, बाइंग इंटरेस्ट। फर्स्ट इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हमने किया है 36,000 और ये हमारे लिए है 31 दिसंबर 2021 टू, ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? टू। अब डाउन पेमेंट का एंट्री, सुमित बोलो, सोच समझ के, डाउन पेमेंट का एंट्री हो गया। अब बोलो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट का एंट्री। फिर कैश डेबिट कर दिया, पैसा जा रहा है तो कैश डेबिट कैसे होगा? वेंडर टू कैश, अरे वही जो डाउन पेमेंट का एंट्री होता है, पेमेंट किसको कर रहे हैं? वेंडर को कर रहे हैं। क्या लिखेंगे? वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश, तो वेंडर में लिखेंगे फिर से टू कैश। ये इंस्टॉलमेंट, पहला इंस्टॉलमेंट कितने का है? 1,70,000। तो यहां पर ऐसे देखो, इधर अभी समझने के लिए इसको लिखो डाउन पेमेंट, इसको लिखो इंस्टॉलमेंट। देखो तुम लोग आंसर नहीं करोगे ना, सवाल तो मैं फटाफट बना दूंगा, लेकिन तुम्हें फिर से वही समझ में नहीं आएगा क्यों डेबिट एंट्री कर रहे हैं। जर्नल समझ में आएगा तभी तो लेजर का एंट्री पोस्ट करना है। देवांश क्लियर है क्या? ये सभी के लिए सही है? बैलेंसिंग फिगर करो, 31 दिसंबर 2021 टू बैलेंस सीडी 1 जनवरी 2022 बाई बैलेंस बीडी, कितना? हाँ, 2,26,000। सेकेंड ईयर का, देवांश बताओ, सेकेंड ईयर में अगला क्या इवेंट घटेगा? सेकेंड ईयर का बिगिनिंग बैलेंस आ गया, उसके बाद क्या होगा? ईयर एंड। ईयर एंड में पहला इवेंट क्या होगा? अगेन इंटरेस्ट चार्ज करना, इंटरेस्ट चार्ज करने का जनरल एंट्री, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, तो वेंडर में फिर यहां पर लिखो 31 दिसंबर 2022
बाई इंटरेस्ट, समझ में आ रहा है क्या? इंटरेस्ट, सेकेंड इंटरेस्ट का कैलकुलेशन भी हमने किया था 22,600, 22,600। कानू का बताओ, सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे करने का एंट्री बताओ, सेकेंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट करने का एंट्री क्या होगा? जनरल एंट्री, वेंडर अकाउंट डेबिट टू अगेन टू कैश और टू बैंक, फिर से आएगा 31 दिसंबर 2022 टू कैश। सेकेंड इंस्टॉलमेंट का अमाउंट क्या था? 1,50,000, वर्किंग में चेक कर लो। देन अगेन क्या करोगे? मेक इट CDVD, लिखोगे टू बैलेंस CD as on 31st December 2022, this is 1st January 2023 by balance CD, by balance CD कितना आएगा? 3 लाख, कुछ गलत नहीं बोल रहे हो? 3 लाख कैसे आ जाएगा? 98,600 आएगा। वेरी गुड, देखा सही होने से आवाज अच्छा आता है ना। ऐसे तुम आंसर भी कॉन्फिडेंस के साथ बोलेगा अपने आप, सही चीज बोल रहा हूँ। तुम डर डर के आधा चीज तो अंदर ही रख लेते हो, क्या बोलना है तुम्हें। अगला बार बताओ, अगले साल का फिर से क्या करोगे? इंटरेस्ट चार्ज, इस बार जोर से बोलो, इंटरेस्ट चार्ज करने का एंट्री क्या होगा? नहीं नहीं, इसको बोलने दो। प्रियांशु बताओ, इंटरेस्ट, अगले साल का इंटरेस्ट का ड्यू एंट्री बताओ क्या होगा? तो यहाँ पर फिर से लिखेंगे 31 दिसंबर 2023 बाई इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट का फिगर था? 9860, 9860। और यहाँ पर फिर से लिखेंगे 31 दिसंबर 2023 टू कैश और बैंक। मैं बार बार बोल रहा हूँ, कैश लिख दिया था, मैं लिख रहा था, बड़े अमाउंट के लिए बैंक भी लिखते हैं। कितना? 1,08,460, और दोनों तरफ बैलेंस इक्वल हो जाएगा, दैट मींस देयर इज नो CDVD। समझ में आ रहा है क्या? देखो अच्छे से, पूरा ब्रेन में सेट करो, एक क्वेश्चन भी सेट हो जाएगा। अब कोई डाउट है तो पूछो। अच्छा, इसके में और 2 लेजर बनता है, वो लेजर आज नहीं बता रहा हूँ। एक लेजर और बनता है जिसका नाम है डेप्रिसिएशन अकाउंट, और एक लेजर नाम है जिसका नाम है इंटरेस्ट अकाउंट, और दोनों फिगर ही PL में जाएगा। कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अभी जो हम लोगों ने सम्स किया, इंटरेस्ट देखो इन लोगों ने निकाला, हम लोगों पे नहीं निकाला, इनका टेबल भी वही आंसर दे रहे हैं, हम लोगों का टेबल भी वही आंसर दे रहे हैं। ठीक है, लेफ्ट साइड वाला पार्ट नहीं लिखेंगे, राइट हैंड साइड वाला अमाउंट लिखता हूँ। कैश पेमेंट, कैश डाउन पेमेंट कितना है? DP डाउन पेमेंट कितना है? देन ऐड इंटरेस्ट, ठीक है, वही है, ये होगी 84 ना। देन लेस फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, माइनस करने के बाद 43, फिर इसके ऊपर इंटरेस्ट 260, ऐड करने में 464, फिर इसमें 2,400 माइनस किए, देन 2247, के बाद इंटरेस्ट 130। लेकिन बेटा हमें तो इंस्टॉलमेंट देने के लिए 2400 ही बचा हुआ, इसलिए मैंने क्या बोला था? टेक द बैलेंसिंग। पिछले वाले क्वेश्चन में वो रूल्स नहीं था, अभी लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर। कैलकुलेटर पे टाइप करो 2400 माइनस 2247, 2400 माइनस 2247, 153। सर ये तो आ नहीं रहा है। नहीं भी आएगा फिर भी इतना ही लेना है। हाँ देखिए, अभी तो बोले हमको याद है, आखिरी पेमेंट करेंगे ये आ जाएगा नहीं, समझा ना? लास्ट इंस्टॉलमेंट में परसेंटेज को नहीं दिखाएंगे, लास्ट इंस्टॉलमेंट में हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे? बैलेंसिंग फिगर, टेक द बैलेंसिंग। ये चीज का ध्यान रखना है, ये एक नया चीज सीखने को मिला, बैलेंसिंग लेना। पिछला वाला मैं मैच कर गया, मैं मैच नहीं कर रहा।
मैं अब इसी का फिर से घर से लेजर बना के लाना, 2 लेजर, एक हो जाएगा तुम्हारा वैन अकाउंट, एक वैन सप्लायर, एक टेम्पो अकाउंट। हाँ दोनों लेजर, लेजर एंड जनरल, 2 लेजर बनाओगे हो जाएगा। अच्छा मैं अभी किसका करने के लिए बोल रहा हूँ, ओनली द हायर परचेज, मैं वेंडर का भी नहीं सिखाया, हायर परचेजर से, वेंडर का करना ही नहीं है, वेंडर का बाद में सिखाऊंगा। अभी सिर्फ वर्किंग करना, वर्किंग के बाद में क्या करना, लेजर। तुम लोगों के लिए एकदम छोटा सा इजी क्वेश्चन दिया है कि अगले क्लास के पहले तक, आई थिंक अब अगला क्लास हम लोगों का कमिंग वीक में आएगा, ट्यूसडे नहीं होगा ना, ये होली का डे, थर्सडे ही होगा ना, कि ट्यूसडे वेंसडे क्लास ऑफ रहेगा, 3 और 4 क्लास ऑफ रहेगा, संडे तुम लोगों का टेस्ट है ही, है ना, सैटरडे लॉ क्लास रहेगा, संडे लॉ क्लास भी रहेगा, टेस्ट भी रहेगा, 2 पेपर रहेगा, ठीक है ना। टोटल कॉस्ट में 5 क्वेश्चन है, 4 ब्रॉड क्वेश्चन, एक स्मॉल क्वेश्चन, 30 मार्क्स का। अकाउंट्स में वैसे ही रहेगा, 28, दोनों ही है।